Okay, guys, welcome back. So, till now, what we have done, we have seen the definition of casting, the advantage, the disadvantage, the following basically flow chart, जिसमें हमने ये देखा कि हमें क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं या क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, और उससे पहले हमने कुछ प्रोसेसेस देखे. ठीक है. सो नाउ अभी तक मेरे को लग रहा है मैंने जितना बताया वो आपको क्लियर हो गया होगा. ऐसे ही चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, है ना. आपके हर एक क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. जस्ट गिव योरसेल्फ सम टाइम. हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग मैं ही पढ़ाऊंगा. क्यों ना पढ़ाऊं? सही नहीं पढ़ा रहा? ठीक है. सो अब हम देखते हैं आगे कि क्या है. ठीक है. सो सबसे पहले अब जो चीज आती है वो आती है कि भाई पहले तो ये बताओ कि भाई कास्टिंग बनानी है तो किसी ना किसी चीज के अंदर तो मेरे को सैंड डालनी पड़ेगी, या किसी ना किसी चीज के अंदर तो मेरे को कोई और चीज डालना पड़ेगा. तो सबसे पहले मेरे को एक चाहिए मोल्ड बॉक्स, जिसको मैं बोलता हूँ बॉक्स, मोल्डिंग बॉक्स बोलते हैं उसको. तो पहले तो ये देखो मोल्ड बॉक्स क्या चीज है. आपके ना भाई साहब, अब जो मैं चीज लिखाऊंगा या अब जो मैं डायग्राम बनाऊंगा उससे एन नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन आया. और कल मैंने कई सारी वीडियोस और भी इसीलिए स्पेशली देखी थी कि कोई क्वेश्चन रह ना जाए. तो उसमें से जो अब डायग्राम आएगा उस पर तो भैया 50 बार क्वेश्चन आया हुआ है और जब मर्जी पूछ लेता आपसे. ठीक है. तो इसको ध्यान से देख लेना. ठीक है. तो मोल्ड बॉक्स क्या चीज है? मोल्ड बॉक्स क्या है कि भाई एक तरीके का दो मोल्ड बॉक्स, एक बॉक्स है जिसके दो हिस्से हैं. कई जगह दो भी आते हैं, कई जगह तीन भी आते हैं. अलग अलग हिस्से हैं. अभी मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा एक, और एक वीडियो भी चलाएंगे जिसमें हम कास्टिंग पूरी देखेंगे क्या होती है. ठीक है. देखो यार, कोई भी थ्योरी स्टूडेंट्स है ना, इसको थोड़ा सा जब मैं समझा रहा हूं तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपने तक चीजों को आने दीजिए, समझिए आराम से. ठीक है. पेशेंस रखिए. ठीक है. ऑल द थिंग्स विल बी क्लियर. ईच एंड एवरी सिंगल बिट ऑफ थिंग विल बी क्लियर टू यू. जस्ट गिव योरसेल्फ सम टाइम. ठीक है. और मेरे को समझाने दो. ठीक है. तो मोल्ड बॉक्स का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो एक इस तरीके का डायग्राम बनता है. इसको बोलते हैं हम पहले टू बॉक्स, जिसमें दो बॉक्सेस हैं. मान लो एक तरीके से इस तरीके से मैं बना रहा हूं डायग्राम. ठीक है. समथिंग लाइक दैट. थोड़ा सा आप अभी इसका फ्रेश डायग्राम जो है मैं उसमें दिखाता हूं आपको पिक्चर में. इस तरीके से दो बॉक्स बने होते हैं. ये पहला ऊपर हाफ, ठीक है जी. यहाँ पे हैंडल लगा होता है इस तरीके से. एक उसके बाद साथ के साथ एक दूसरा बॉक्स नीचे वाला. यहाँ पर भी हैंडल लगा इस तरीके से. ठीक है. तो अब ये बेसिकली क्या है, ये एक तरीके का, ये मैंने सिर्फ एक ही व्यू दिखाया अभी. इस तरीके से दो बॉक्स हैं, दो डब्बे हैं एक तरीके से, एक के ऊपर एक है. ठीक है. अब ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं कोक. इस वाले पार्ट को बोलते हैं कोक. और जो नीचे वाला बॉक्स है उसको हम बोलते हैं ड्रैग. ठीक है. और ये जो बीच वाली लाइन है, ये वाली जो इसको सेपरेट करती है, इसको बोलते हैं पार्टिंग लाइन, जो पार्टीशन दे रही है. पार्टिंग लाइन. ठीक है. अब होता क्या है इस मोल्ड बॉक्स के अंदर, ऊपर और नीचे वाले पोर्शन में यार डायग्राम बना सकते हो तो बना लो यार, क्या पूछ रहे हो, बना लो, क्या होगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है. ठीक है. अभी डायग्राम भी मैं वहां से डायग्राम दिखाऊंगा. देखो यार, जितना लिखोगे, जितना वो कुछ करोगे तो मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे. जहां पर
कुछ लिखना या कुछ और लिखना बंद किया, वहां पे टच हटेगा, कनेक्टिविटी हटेगी, फिर नींद आएगी, कुछ और होगा तो रिदम नहीं बनती। तो कनेक्शन में रहना तो बनाते रहो सब चीजें, चाहे अच्छा बनाओ गंदा बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, समझ आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट हमेशा मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमेशा ये रहती है कि अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब ये दो बॉक्सेस हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे ऐसे वाला। ठीक है, अब दोनों बॉक्सेस में बेसिकली क्या है, एक को बोलते हैं कोप, एक को बोलते हैं ड्रैग। इसके अंदर हम बेसिकली क्या सैंड डालते हैं और फिर एक पैटर्न डाल देते हैं इस तरीके से। अब तो ये पैटर्न अभी दिख ऐसे रहा है आपको, मान लो मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐसे इस तरीके से दिखा दिया, ये ऐसे, अभी ये व्यू ऐसा है इसलिए मैंने आपको दिखाया। ये कास्ट प्रोडक्ट है और ये अभी फोटो दिखाता हूं पहले। ये 2 बॉक्स है, यहाँ पे 3 बॉक्स भी बनाता हूँ, फिर फोटो दिखाता हूँ और ये भी बताता हूँ कि 3 बॉक्स कहाँ यूज होता है एक तरीके से। ठीक है, और इसको बोलते हैं ऊपर वाले पोर्शन को कोप, इसको बोलते हैं ड्रैग और इसको बोल देते हैं हम चीक। वो ये चीक गाल नहीं, ये चीक, वो चीक्स होता है। ठीक है, अब उसके ऊपर हम जब मिट्टी डालते हैं तो मिट्टी जब डलेगी या सैंड जब डलेगी, तो अब सैंड ऐसा तो है नहीं कि एकदम से डाली, उसको सैंड को सेट भी करना पड़ता है। तो उसके लिए मुझे फोर्स लगानी पड़ती है। एक जो इक्विपमेंट आता है उसको बोलते हैं हैंड रैमर। रैमर मतलब जो हम उसको रैम करते हैं सैंड से, मतलब एक शेप देते हैं प्रॉपर, तो आराम से उसको सारा सेट किया जाता है सैंड को, तो उसको बोलते हैं रैम। तो जो ऊपर से हम फोर्स लगाते हैं उसको बोलते हैं रैमिंग फोर्स। ये मान लो यहां मैं फोर्स लगा रहा हूं इस तरीके से मिट्टी के ऊपर, तो रैमिंग फोर्स लगा देते हैं हम, रैमिंग फोर्स एफ। इधर भी आ जाएगी, इधर भी आ जाएगी। अब 3 बॉक्स जो है मोल्डिंग बॉक्स कब यूज होता है, जब मेरे पास साइज जो है ऑब्जेक्ट का बहुत ज्यादा बड़ा है, जहां पर मैं साइज को कास्ट ऑब्जेक्ट को 2 हिस्सों में नहीं बना सकता, बड़ा है, तो मेरे को अलग अलग बॉक्सेस की नीड पड़ रही है कि थोड़ा सा हिस्सा मैंने कोप में बना लिया, फिर ड्रैग में ले लिया, फिर चीक में ले लिया, ताकि जब मैं बाद में इसमें मोल्टर मेटल डालूं तब ये तसल्ली से आ जाए, क्योंकि एक में ही डालते हैं तो वो सेटिंग नहीं आती, उसकी टूट जाता है। तो जब बड़ा साइज है, बड़ा आपको वो है साइज लार्ज है, आपको प्रोड्यूस करना है, ये दोनों लाइन पार्टिंग लाइन कहलाएंगी, ये भी और ये भी। तो जब साइज लार्ज है तो कई बार हम 3 बॉक्स भी यूज कर देते हैं फॉर लार्ज साइज। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से 50 बार ही आया हुआ कि भाई ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, कोप एंड ड्रैग। ठीक है, बहुत बारी पूछा हुआ आपसे। अब ये मैं आपको वो पिक्चर दिखाता हूं, कहां है वो, एक सेकेंड, ये रही, ये देखो आप, दिख रहा है, ये एक हिस्सा ऊपर से, ये वो जो मैंने डायग्राम बनाया वो तो एक वो था, कहने का मतलब एक व्यू था। एक ऊपर से ऐसे ट्रे उठा लो और एक नीचे से, ये खाली है यहां से, है ना। अब इसमें हम क्या सैंड डाल देते हैं, बंद करो, पिन्ने लगाओ, तो ये पूरा का पूरा फ्लास्क बन गया, या मोल्डिंग बॉक्स बन गया। ठीक है, ये 3 बॉक्स है, कोप ड्रैग चीक, इसको बोल देते हैं पार्टिंग लाइन, ऊपर से रैमिंग फोर्स लगती है। आप समझ रहे हो, ये पिक्चर क्लियर है। ये वो जो हैंडल से थे उठाने के लिए, यहाँ पे लॉक लगा होता है एक पिन से ऐसे, तो ऐसे कोप के ड्रैग के ऊपर आके कोप रख देते हैं ऐसे, फिर पैटर्न रखा, आसपास मिट्टी डाल दिया, ऊपर सारा डाल दिया, फिर रैमिंग फोर्स से वो कर दिया, बाद में उल्टा करके पैटर्न सा निकाल दिया, अभी वीडियो दिखाऊंगा, फिर मोल्टर मेटल डाल दिया, सॉलिडिफाई होने दिया। ठीक है, और उसके बाद मेटल से वो रिमूव, सैंड को रिमूव करके वो प्रोडक्ट निकाल लिया। ठीक है, ये क्लियर है, ये देखो ये लिखा भी है पार्टिंग लाइन।
कोप है, ये ड्रैग है, ये पिंस लगी है, ये गाइड्स है, हैंडल बोलो, है ना। ये पूरा फ्लास्क हो गया बंद करने पे, ये 3 बॉक्स हो गया। ठीक है, ये पिक्चर क्लियर है। अब यहां से आपका एक क्वेश्चन बड़े आराम से बहुत बारी पूछा हुआ है, बहुत बारी। ऊपर वाले पार्ट आप देखना भी आपके उसमें कि कोप एंड ड्रैग पे क्वेश्चन आया हुआ है। ये इसको चीक बोलते हैं बीच वाले में 3 बॉक्स में। ठीक है, तो ये एक ये हो गया। अब आ जाओ वापिस उधर ही। हो गया। अब हम चलते हैं अगले पेज पे। ठीक है, यहां पे ठीक है। ये तो था मोल्डिंग बॉक्स के बारे में कि मोल्डिंग बॉक्स क्या चीज होती है। ठीक है जी। अब आ जाओ मेन चीज आपकी पैटर्न कि पैटर्न की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय पैटर्न। पैटर्न की जो मैंने अभी तक डेफिनेशन लिखी है वो आधी डेफिनेशन है, पूरी डेफिनेशन अब लिखेंगे कि भाई पैटर्न क्या चीज है। पैटर्न की पहले डेफिनेशन मैं आपको लिखवाता हूं। इट इज अ रेप्लिका। रेप्लिका मीन्स सेम, हूबहू, लिख लो हिंदी में लिखना तो, ऑफ किसकी, कास्ट ऑब्जेक्ट, जो मुझे एंड प्रोडक्ट चाहिए, कास्टिंग चाहिए जो मेरे को। लेकिन फिर फर्क क्या है कि भाई आपको एंड प्रोडक्ट जो चाहिए वही आप सेम चीज रख लो, तो फर्क क्या है, इस पैटर्न पे कुछ अलाउंसेस दिए होते हैं, विद सम अलाउंसेस। ये इसकी पूरी डेफिनेशन है, अलाउंसेस। क्या सर इसका क्या मतलब है, मैं समझा नहीं, अभी बता देता हूँ जी क्या मतलब है जी इसका। पहले तो ये पता होना चाहिए, इट इज द रेप्लिका मतलब सेम, एग्जैक्ट, सिमिलर, हूबहू, कास्ट ऑब्जेक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट है, कास्टिंग, विद सम अलाउंसेस। अलाउंसेस का मतलब एक्स्ट्रा डायमेंशंस। अब मैं आपको बताता हूं क्या चीज है ये। भाई साहब आपने क्या किया, आपने मेरे को कहा कि भाई मेरे को एक क्यूब चाहिए या मेरे को एक सर्कुलर बेसिकली रिंग चाहिए, सॉलिड बिल्कुल। ठीक है, एक इस तरीके से टिक्की चाहिए कोई। तो मेरे को आपने कहा कि सर मेरे को बना के दे दो और मेरे को 10 mm की जो है एक इतनी तरीके की डिस्क बना के दे दो। तो मैंने क्या किया, मोल्टन मेटल में सॉरी उसमें कैविटी में अपनी रिंग वो रखी, इस तरीके की कैविटी रखी पैटर्न से, सॉरी, और वो कैविटी बना ली और बाद में मोल्टन मेटल डाल दिया। ठीक है जी। जब मैंने प्रोडक्ट को बाहर निकाला तोड़ के, तो वो 10 mm डायमीटर की ना रह के 8 mm की रहेगी। अब आपको ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए माय डियर, जब आप मोल्टन मेटल को पोर करते हो, तो जब मोल्टन मेटल को पोर करते हो कैविटी के अंदर, तो जब ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन, जब मोल्टन मेटल ठंडा हो रहा होता है तो वो श्रिंक करता है। आपको पता है कोई चीज कि भाई कभी भी देखना, आप कोई भी सेमी लिक्विड या लिक्विड चीज जब आप मोल्टन मेटल इस तरीके से किसी भी चीज के अंदर डालते हो, मान लो आपने शहद लिया, गरम गरम, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, गरम गरम शहद लिया, बिल्कुल वो ऐसे विस्कस फॉर्म में, आपने उसको किसी बर्तन के अंदर डाला, कैविटी के अंदर डाला, तो उस कैविटी तो क्रिएट हुई हुई है। अब मान लो वो ठंडा, उसने उस शहद ने उस कैविटी की जगह ले ली सारी, फैल गया, आराम से फैल गया जी। ठीक है, उस जगह में बर्तन में। तो थोड़ी देर बाद क्या है, शहद ठंडा हो रहा है या जो भी चीज ठंडी हो रही है, तो जब कोई चीज सॉलिडिफाई हो रही होती है तो वो श्रिंक करती है, अपना साइज रिड्यूस करती है ऐसे। ठीक है, तो जब साइज रिड्यूस होता है, ठंडा हो गया प्रोडक्ट, बाद में मैंने वो चीज निकाली उसमें से, तो वो तो छोटी निकल गई। एग्जैक्ट जो डायमेंशन मुझे तो चाहिए थी 10 मिलीमीटर की, तो मैंने पैटर्न भैया 10 का ही बना दिया। पैटर्न से मैंने कैविटी क्रिएट कर दी, कैविटी क्रिएट कर दी तो मैंने उसके बाद मोल्टन मेटल डाल दिया। अब मोल्टन मेटल तो जितनी जगह में डला है वो तो उतने में ही बाद में वो श्रिंक होगा थोड़ा सा सॉलिडिफाई होने के बाद। तो जब मोल्टन मेटल ठंडा होता है तो वो श्रिंक होता है, तो जब श्रिंक होता है तो उसका डायमेंशन रिड्यूस होती है। अब मुझे तो चाहिए था फाइनल प्रोडक्ट 10 mm का, श्रिंक होने के बाद वो आ गया जी भैया 8 mm का। तो मेरी गलती कहाँ रही, मेरी गलती रही भैया कैविटी बनाने में, मैंने पैटर्न ही 10 mm का बनाया।
अगर मैं पैटर्न 12 mm की डिस्क वाला डालता, मुझे पता है कि भैया बाद में इसने मेटल ने श्रिंक हो जाना है, तो मैं अगर 10 mm वाला कैविटी क्रिएट करूंगा, बाद में तो ये सिकुड़ के 8 हो जाएगा, तो मैं पहले 12 का रखता हूं, तो अगर श्रिंक होए भी सही तो 10 पे आगे रुक जाए। आप समझ रहे हो? तो इसलिए भाई साहब पैटर्न के ऊपर अलाउंसेस दिए जाते हैं। अलाउंसेस मतलब कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशन दी जाती हैं, ताकि जब कोई चीज सॉलिडिफाई होए या श्रिंक हो तो श्रिंकेज के बाद जो डायमेंशन मुझे चाहिए, मुझे वही डायमेंशन मिल जाए। इसलिए पैटर्न के ऊपर अलाउंस दिए जाते हैं। तो पैटर्न का साइज यूजुअली बड़ा रखा जाता है कास्टिंग से, कास्ट ऑब्जेक्ट से। आप समझ रहे हो? मेरे को फाइनल ऑब्जेक्ट भैया ये देखो, अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन भी कराऊंगा बाद में, ठीक है? कास्टिंग का मान लो मेरे को चाहिए 100 बाय 100 का साइज या 100 बाय 100 बटा 50 का साइज, एग्जांपल रेक्टेंगुलर। पैटर्न पे मैंने जब साइज बना रहा हूं, अलाउंस दे रहा हूं, मान लो मैंने अलाउंस दिया ही नहीं, अलाउंस नहीं दिया मैंने, इसके बाद में ये छोटा हो गया, ये मान लो श्रिंक हो गया 98 बटा 98, सॉरी मैं गलत लिख दिया, ये मैंने ये पैटर्न है और ये मुझे कास्टिंग चाहिए, मुझे जो एग्जैक्ट मटेरियल चाहिए वो चाहिए 100 बटा 100 बटा 50 का। मान लो मैंने पैटर्न इससे पहले नहीं मैंने उसके ऊपर कोई अलाउंस दिया, तो मैंने 100 बटा 100 बटा 50 का पैटर्न लेके कैविटी क्रिएट कर दी, मोल्टर मेटल डाल दिया। जब बाद में ये इससे जो कैविटी बनी थी उससे जो साइज निकल के आया वो तो आया 98 बटा 98 बटा 48 का। मान लो एग्जांपल के तौर पे मुझे ये चीज चाहिए थी एग्जैक्ट में लास्ट में, तो ये तो मेरे पास बनी नहीं ना, क्योंकि मैंने पैटर्न से जो कैविटी क्रिएट करी उस कैविटी में जो मैंने मटेरियल डाला, मोल्टन मेटल डाला, बाद में श्रिंकेज के बाद उसका साइज भाई साहब इतना चला गया, लेकिन मेरे को तो एग्जैक्ट लास्ट में कास्ट प्रोडक्ट ऐसा चाहिए था, तो वो तो आया नहीं। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने इसका पहले साइज बढ़ा के डाला नहीं, मैंने इस पे कोई अलाउंस नहीं दिए। अब मेरे को पता है कि भाई कोई चीज श्रिंक होती है ना, कोई चीज श्रिंक होती है, ऐसा समझिए आप कि आप शर्ट लेने जाते हैं मार्केट के अंदर, आपको पता है कि यार ये कॉटन की ऐसी शर्ट है, मैं इसको एक बार धोऊंगा ये श्रिंक हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी धोने के बाद। तो आप क्या करते हैं, अगर मान लो आपको साइज ही भाई साहब एम आता है, ठीक है, एम साइज आता है, आपने एम साइज की शर्ट ले ली, ठीक है जी, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि यार ये श्रिंक होएगी, ठीक है जी, आपने तो अपने हिसाब से एम की ले ली, वो धोई वो ऊपर होगी, बिल्कुल ही शॉर्ट होगी, एस साइज बन गया उसका, तो आप वो डाल ही नहीं पाओगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मेरे को अगर एम साइज की शर्ट आती है और मेरे को ये भी पता है कि ये शर्ट बाद में श्रिंक हो जाएगी, तो मैं वो एम साइज लूंगा ही नहीं, मैं एल साइज लूंगा, ताकि श्रिंक होए भी तब भी मेरे को एम साइज की शर्ट आ जाए। अब समझ गए? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जवाब दे दो जब मैं पूछ रहा हूं। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है जी। तो इसलिए पैटर्न के ऊपर थोड़े से अलाउंस दिए जाते हैं, ताकि श्रिंकेज के बाद सॉरी फाइनल प्रोडक्ट जब बने, ठीक है, तो वो उतने ही साइज का बने जितने की मेरे को साइज की कास्टिंग चाहिए। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे एग्जांपल है इसका ग्रे कास्ट आयरन। यार ये मेरे को फ्लाईओवर का तो नहीं मेरे को भी पता था, तुम मीना जी पूछ रहे हो, ये मेरे को भी इसका आइडिया नहीं है। मैं आपसे ये चीज पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ कि एक ऐसा भी एक्सेप्शन है जिसमें ग्रे कास्ट आयरन है, वो उसमें ऐसा नहीं होता, वो आपसे बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसमें उल्टा हो जाता है, उसमें श्रिंकेज के बाद उसका साइज बढ़ जाता है, तो मेरे को पैटर्न पहले थोड़ा सा छोटा लेके चलना पड़ता है, ताकि बाद में वो फूल जाए। ऐसे समझो कोई चीज, मान लो किशमिश है, किशमिश में मैं पानी डालता हूँ, फूल जाती है, तो मान लो मेरे को पहले ही साइज उतना चाहिए, तो मैं उसका साइज छोटा लेके चलूंगा। तो ऐसा एक एक्सेप्शन है ग्रे कास्ट आयरन के केस के अंदर,
उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है भाई, उसका पैटर्न मेरे को अगर पहले ही मैं छोटा लेके चलता हूँ तो उसको नेगेटिव अलाउंस बीच में देके रखता हूँ, उसका साइज छोटा लेके चलता हूँ ताकि बाद में उसका बड़ा हो जाए। ऐसा हर किसी केस में नहीं होता, एक आधा ऐसी का एक्सेप्शन है ग्रे कास्ट आयरन का, बट यूजुअली पैटर्न का साइज हम कास्टिंग से बड़ा लेके चलते हैं। ग्रे कास्ट आयरन का अगर केस आएगा तो वो आपको अलग से दिखा देगा। ठीक है, ठीक है जी। तो अब ये मैंने आपको पैटर्न की डेफिनेशन बताई है कि पैटर्न क्या होता है। पैटर्न एक एग्जैक्ट रेप्लिका है जिसमें कास्ट ऑब्जेक्ट का, जिसमें हम क्या करते हैं बेसिकली कुछ अलाउंसेस दे के रखते हैं ताकि श्रिंकेज के टाइम पे जब मेरा फाइनल प्रोडक्ट बने तो वो उतने का ही बने जितना जो मेरे को एग्जैक्ट लास्ट में डायमेंशन या प्रोडक्ट जो चाहिए। ठीक है जी। अब श्रिंकेज, अब बात यहाँ पे लिखी है मैंने कि अलाउंसेस, ये देखो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया अलाउंसेस। अब ये कौन से तरीके की, ये जब मैंने यहीं लिख लिया तो मैं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूं कि अलाउंसेस कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ अलाउंसेस। ठीक है, अभी सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, नाम लिख रहे हैं। एक एक करके लिख लेते हैं। ठीक है, जो चीज जहां आ रही है उसको वहीं कवर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे स्पेलिंग शायद मैंने थोड़ी सी W लिख लो। अलाउंसेस, ठीक है। अब पहला अलाउंस आता है। अलाउंस का मतलब वही है कि भाई एक्स्ट्रा डायमेंशन कह लो, पॉजिटिव या नेगेटिव अलग चीज है। ठीक है, कि मैंने उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देके रखी हुई है यार, है ना। तो पहला अलाउंस होता है जिसको मैं बोलता हूं, जिसका नाम है, इसका नाम देते हैं श्रिंकेज अलाउंस, श्रिंकेज या फिर कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आता है कि श्रिंकेज अलाउंस बता दो क्या है, श्रिंकेज या कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस। अलाउंस, ठीक है जी। एक आता है आपका ड्राफ्ट अलाउंस, नेक्स्ट अलाउंस है ड्राफ्ट अलाउंस। कई बार इसको लोग, अभी मैं ड्राफ्ट अलाउंस ही लिखता हूँ, बाद में वर्ड शायद ऐड करना होगा तो मैं बाद में करा दूंगा। एक हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, श्रिंकेज अलाउंस और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्ट अलाउंस, ड्राफ्ट पे भी क्वेश्चन आ जाता है। थर्ड है मशीनिंग, सॉरी, और फिनिशिंग अलाउंस। फोर्थ अलाउंस है शेकिंग और रैपिंग अलाउंस। नाम है इसके यार, फिफ्थ वन यहां लिख देते हैं। फिफ्थ वन है डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंस। कैम्बर और कैस्टर दिया जाता नहीं, उसमें हम देखते हैं टायर में। ये सारे के सारे अलाउंसेस पैटर्न के ऊपर देने के बाद हमें एग्जैक्ट शेप बाद में मिलती है। अब इस पे क्वेश्चन बेसिकली श्रिंकेज अलाउंस पे न्यूमेरिकल बन जाता है छोटा सा, वॉल्यूम की फॉर्म में देख लेंगे न्यूमेरिकल हल्का सा। ठीक है, और क्वेश्चन किस पे आ जाता है आपका, कई बार ड्राफ्ट अलाउंस का पूछ लेता है, ये भी और शेकिंग और रैपिंग में। चलो ये तो थोड़ा सा है, तो मेन ये और ये तो जरूर देखो क्या होता है। ठीक है, इसको लिख लो फिर आगे चलते हैं।
देखो यार, ये सब्जेक्ट ना ऐसे ही है थोड़ा सा कि भाई कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए, वैसा ही सब्जेक्ट है कि अब ऐसा चीज में कोई टेक्निकलिटी ऐसा अभी तक नहीं है, थोड़ी बहुत जब आएगी तो देख लेंगे। लेकिन आपको पता है कि कुछ चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके भी उसको करे बिना आपका सरेगा नहीं। और आपको पता है कि भाई चाहे सब्जेक्ट थ्योरी है, टेक्निकल है, कुछ है, मेरे को पढ़ना ही पड़ेगा, तभी मैं इसके क्वेश्चन कर पाऊंगा। तो कई बार अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ने का मन ना भी हो, या ये लगे कि यार ये दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, माई कप ऑफ टी का मतलब होता है मेरे मतलब की चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी लेकिन पता है कि काम किया है, नंबर बनेंगे, पेपर क्लियर होगा, क्वेश्चन आएंगे, तो भैया करो ना, फिर तो करनी बनती है, चाहे मन करे या ना करे, करनी तो है यार, है ना। तो इसीलिए मैं सब्जेक्ट को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाता हूं, आराम से समझाता हूं, ताकि चाहे वो सब्जेक्ट थ्योरी भी क्यों ना हो, हम आराम से उसको देखें, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला कवर करते हैं कि भाई श्रिंकेज अनाउंस क्या चीज होती है। आज यही इसी को ही कवर करेंगे। श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अनाउंस। अब क्या है कि भाई श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस को शुरू करने से पहले आपको एक कर्व के बारे में पता होना बड़ा जरूरी है। श्रिंकेज का पहले तो ये देखो कि मतलब क्या है। श्रिंकेज का मतलब होता है कि कोई चीज श्रिंक हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो पहले तो इसका तो लिटरल मतलब पता होना चाहिए। अलाउंस का मतलब क्या है, उसकी डायमेंशन जो भी हमने दी है वो कम हो रही है। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए हमें एक कर्व होता है जिसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन कर्व। कि भाई जब मोल्टन मेटल को आप फर्नेस से लेके आते हो किसी भी चीज के अंदर, है ना, उसको उसको भी एक नाम दिया जाता है कि जिस चीज के अंदर हम मोल्टन मेटल को डाल के लेके आते हैं, ठीक है, क्रूसिबल कहते हैं। और जब लेके आते हैं मोल्टन मेटल को, और मोल्टन मेटल को बेसिकली जब हम कैविटी में डाल रहे हैं, ठीक है, जो हमने बनाई है कैविटी, पैटर्न के थ्रू कैविटी जो हमने बनाई है, उसमें जब मोल्टन मेटल को डाल रहे हैं, तो उस टाइम पर सॉलिडिफिकेशन कैसे होता है ये हमें पता होना चाहिए। जब हमें ये पता चल जाएगी कि भी सॉलिडिफिकेशन कैसे हो रहा है, टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ, है ना, कब जब मोल्टन मेटल डाला है तब मेरे पास लिक्विड फॉर्म में है, कब वो सॉलिड बनेगा, कब वो फेस चेंज करेगा, कब वो लिक्विड से लिक्विड में रहेगा, लिक्विड से सॉलिड में जाएगा, सॉलिड से सॉलिड में रहेगा, कैसे कैसे उसका टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज होगा। अगर मेरे को ये दो चार चीजें आसानी से पता चल जाए, सॉलिडिफिकेशन कर्व उसका नाम है, कि अगर मैं उस कर्व को देख लूं कि भाई सॉलिडिफिकेशन कर्व क्या चीज होती है, तो फिर मेरे को पता चल जाएगा कि भाई साहब अगर मेरी श्रिंकेज हो रही है तो उस श्रिंकेज को कौन कवर करेगा, उस अलाउंस को कौन कवर करेगा, या मेरे को कहां पर अलाउंस देने की जरूरत है। तो ये देखने के लिए मेरे को एक पहले कर्व देखना पड़ता है जिसका नाम है सॉलिडिफिकेशन कर्व। सॉलिडिफिकेशन कर्व। अब ये कर्व क्या कहता है, ये कर्व पहले तो भाई साहब आपको रिलेशन देता है टेम्परेचर वर्सेस टाइम के बीच में, ठीक है जी, बना देते हैं टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। ये तो हमने बहुत सारे देखे हैं टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरीके के, हीट ट्रांसफर करके ही हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके के ग्राफ से तो हमने घबराना है ही नहीं, क्योंकि ये तो हम बहुत कर चुके हैं। जब आपने पहले एक अच्छा सब्जेक्ट कर लिया हो ना, टेक्निकल सब्जेक्ट, उसके बाद वैसे ही घबराहट सारी निकल जाती है, ठीक है। सो दिस इज अ कर्व, विल ट्राई टू सी, दिस इज अ टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। साथ साथ में आप तो वो वाले सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हो, तो थर्मल के भी पढ़ रहे होगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे होगे, आइस इंजन पढ़ रहे होगे, पावर प्लांट भी आप पढ़ा होगा, उसमें तो बहुत सारे कर्व्स आपने स्टडी करे हैं। कौन कौन से डायग्राम उसमें स्टडी करते हो, करते नहीं हो, पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम, है ना,
बहुत सारे पढ़ते हो, कोई कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, कोई आइसोबारिक है, कोई आइसोकोरिक है, तो ये तो फिर भी कुछ नहीं है। टेम्परेचर वर्सेस टाइम के ग्राफ हम देखेंगे, ठीक है। तो होता क्या है, होता क्या है इसमें कि जब मैं मोल्टन मेटल लेके आता हूं, कहां से, मोल्टन मेटल कहां से लेके आ रहा हूं भैया, फर्नेस में मैंने मोल्टन मेटल को जो है डाला हुआ है, मोल्टन मेटल मेल्ट कर गया, अब मैं उसको उठा के ले आया। तो जब उठा के ले आया तो कैविटी में मैं जिस पॉइंट, जब मैं कैविटी में डाल रहा हूं तो पहले तो उस टाइम पर मोल्टन मेटल लिक्विड फॉर्म में है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पे मैं उसको कैविटी के अंदर डाल रहा हूं उसको बोलते हैं पोरिंग टेम्परेचर, ठीक है जी। मान लो मैंने इस पॉइंट के ऊपर मोल्टन मेटल को डाला, तो यहां पर जो मोल्टन मेटल था वो था लिक्विड फॉर्म में, तो लिक्विड मेटल लिख देते हैं यहाँ पे। टेम्परेचर को थोड़ा मैं नीचे लिख दूं, बाद में लिख दूंगा। यहाँ पे था मेरा लिक्विड मेटल, एक मिनट, ये लिक्विड मेटल जो है बेसिकली मेरा यहाँ पे था जब मैंने डाला, और जिस टेम्परेचर पे डाला उसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ऐसे, एक मिनट यार, ये ना थोड़ा मेरे को यहाँ पे बनाता हूँ। ये है लिक्विड मेटल जब मैंने पोर किया यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैंने पोर किया, इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट ए पॉइंट पे मैंने इसको पोर किया, और जिस टेम्परेचर पे मैंने उसको पोर किया उसको मैंने बोल दिया ये इसका पोरिंग टेम्परेचर है, POURING, पोरिंग टेम्परेचर, और इसको ले दिया TP, पोरिंग टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को, ठीक है जी। यहां पर है टेम्परेचर, ठीक है। ये होगा पोरिंग टेम्परेचर, जब मैंने जो है आपका लिक्विड मोल्टन मेटल अभी कैविटी में डाला है, जिस टेम्परेचर पे मैंने पोर किया है तो उसको बोलते हैं पोरिंग टेम्परेचर, और उस टाइम पर उसकी स्टेट थी लिक्विड, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या हुआ, मोल्टन मेटल जैसे ही, मान लो ये मेरे पास जगह है, ये कैविटी है, मैंने जब मोल्टन मेटल लिया तो मोल्टन मेटल ने इस सारी कैविटी के अंदर अपनी जगह बना ली, वैसे फैलता गया, ऐसे फैल गया, ठीक है जी। थोड़ी देर बाद वो क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है अभी भी लिक्विड में ही, तो यहाँ पे ये ठंडा होने लगता है, ठीक है जी। होता गया थोड़ा सा ठंडा हो रहा है जी, एक मिनट, ठीक है जी। यहां पर भी उसकी स्टेट लिक्विड है, ठीक है। यहां पर भी जब तक वो यहां पहुंचता है तब भी उसकी स्टेट लिक्विड है, अभी तो वो लिक्विड ही है, हालांकि ठंडा हो रहा है। एकदम से तो कोई भी चीज वो नहीं हो जाती ना, कोई भी लिक्विड मेटल है मैंने डाला तो अभी तो सिर्फ उस जगह को कवर कर रहा है, हालांकि उसमें से टेम्परेचर कम होता जा रहा है, ठंडा हो रहा है। मान लो यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे ये 1500 डिग्री पे डाला, सेंटीग्रेड पे, यहां पे आते आते वो मान लो 750 पे हो गया, 750 पे कुछ हो गया, इस पे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, 750 पे हो गया, 750 पे हो गया, अरे यार ये क्या है, ठीक है जी, 750 पे हो गया, चलो मान लो ऐसे ही, दिस इज रफ फिगर, ठीक है। तो अब ये जो है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, जब मैंने मोल्टन मेटल किसी पर्टिकुलर कैविटी में डाला, उसने उस जगह को उसको उसकी शेप ले ली उस जगह में, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, मोल्टन मेटल ठंडा हो रहा है, तो क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, ठीक है ना। तो इस श्रिंकेज को हम क्या कहते हैं, लिक्विड श्रिंकेज, क्योंकि लिक्विड टू लिक्विड हो रही है तो इसको हम बोलते हैं लिक्विड श्रिंकेज, इस वाले पार्ट को सिर्फ। अभी श्रिंकेज जो है लिक्विड की श्रिंकेज है, ठीक है जी। सिर्फ फेज देखो आप, यहां पर भी लिक्विड है, यहां पर भी लिक्विड है, जब मैंने पोर किया तो लिक्विड था, थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे आया अभी भी है वो लिक्विड ही, बस अभी तो थोड़ी सी उसमें से हीट ही निकली है, लिक्विड फेज में है वो भी। तो उस टाइम पर मटेरियल श्रिंक कर रहा है थोड़ा सा, तो वो कौन से फेज की श्रिंकेज है, लिक्विड श्रिंकेज, ठीक है जी।
ठीक है जी, 1500 से 750 पे आ गया। अब उसके बाद होता क्या है, जब आप ध्यान देना, कभी भी कोई भी मोल्टन मेटल को आप डालते हो किसी चीज में, थोड़ी देर तक तो वो लिक्विड है, ठीक है जी, टेम्परेचर लेकिन उसका डाउन जाएगा, फेज उसका लिक्विड ही है, थोड़ी देर में वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सॉलिड होने लग जाता है, ठीक है, फेज चेंज होने लग जाता है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम पर जब उसका फेज चेंज होता है, इसको मैं रेड कलर से दिखाता हूँ आपको, इस पर्टिकुलर टाइम पे उसका हो रहा है फेज चेंज, यहां से यहाँ पे, तो वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। और जिस टेम्परेचर पे ये होता है इसको बोलते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे ये पोरिंग टेम्परेचर नाम था, इसका नाम है फ्रीजिंग टेम्परेचर, कि भाई वो अब फ्रीज कर रहा है, अपना फेज चेंज कर रहा है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखो लिक्विड टू लिक्विड, इसको बोलते हैं लिक्विड श्रिंकेज। श्रिंक तो वो हो रहा है लेकिन फेज उसका लिक्विड था, तो इसलिए उसका नाम दे दिया लिक्विड श्रिंकेज। जब वो 750 पे आ गया, मान लो एग्जांपल के तौर पे, अब वो अपना फेज चेंज कर रहा है, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो उस टाइम पर जब सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो श्रिंक तो तब भी करेगा, पहले भी कर रहा था, ठीक है जी। तो इसको नाम दे देते हैं, सॉलिड श्रिंकेज नाम नहीं है इसका, नाम है सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। ये ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, जहां पर लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है, इसको भी रेड पेन से लिख देते हैं या ब्लू से, लिक्विड टू सॉलिड, यहां लिक्विड श्रिंकेज में लिक्विड टू लिक्विड, ठीक है जी, इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, इसको बोलते हैं लिक्विड श्रिंकेज। यहां पर फेज चेंज हो रहा है, वहां पर फेज सेम है, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट कर भाई, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। अब उसके बाद हुआ क्या, जब एक बार सॉलिड बन गया, ठीक है जी, सॉलिड तो बन गया लेकिन अभी भी 750 पे है। मान लो ये मेरी कैविटी है यहाँ पे, ठीक है जी, मैंने कैविटी में मोल्टन मेटल डाल दिया, पोरिंग टेम्परेचर पे डाल दिया 1500 पे, ठीक है जी, उसने उसकी शेप ले ली, ठंडा होने लग गया, 750 पे आ गया, लिक्विड टू लिक्विड था तो लिक्विड श्रिंकेज होने लगी, ठीक है जी, थोड़ा सा श्रिंक हुआ। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ, कुछ सेकंड्स के या कुछ देर में उसका फेज चेंज हो गया, वो सॉलिड बन गया, तब भी श्रिंक तो हो ही रहा है। अब वो सॉलिड बन चुका है लेकिन टेम्परेचर अभी भी 750 पे है, देखो फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो अब हालांकि वो सॉलिड बन गया है लेकिन 750 पे है, तो 750 से टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आने पे या एनवायरमेंट टेम्परेचर आने पे भी तो हीट लूज करेगा ही, तो यहां पर वापस से श्रिंकेज होएगी। अब है ये सॉलिड में ही, बाद में भी ये सॉलिड में आएगा, इसको को बोलते हैं, इसने अब रूम टेम्परेचर पे भी तो आना है ना भाई साहब, इसको बोलते हैं एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बोल लो, रूम टेम्परेचर बोल लो, कोई भी टेम्परेचर बोल लो, एनवायरनमेंट या रूम या एम्बिएंट, कुछ भी नाम दे दो, एम्बिएंट टेम्परेचर, ठीक है जी। तो इस श्रिंकेज को नाम देते हैं हम, अब हम इसको नाम देते हैं सॉलिड श्रिंकेज। क्यों? क्योंकि ये पूरा सॉलिड था, सॉलिड तो यहीं बन गया था लेकिन अभी भी 750 पे पड़ा है, टेम्परेचर तो पूरा 30 डिग्री पे या जितना भी रूम टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर पे तो आया नहीं। कोई चीज सॉलिड है इसका मतलब ये नहीं है कि वो गर्म नहीं है। 1500 पे वो लिक्विड डाला, ठंडा हो रहा है, 750 पे आ गया, श्रिंक कर रहा है तब भी, ठीक है जी, उसको बोलते हैं लिक्विड श्रिंकेज, लिक्विड टू लिक्विड। उसके बाद उसने फेज चेंज कर लिया, लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग टेम्परेचर पे, तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, अभी सॉलिडिफिकेशन हो रही है, ठीक है जी, लिक्विड टू सॉलिड। उसके बाद जब सॉलिड बन गया, टेम्परेचर अभी भी 750 पे है, रूम टेम्परेचर पे नहीं आया, तो ठंडा तो होने दो ना इसको, जब ठंडा हो रहा होता तब भी श्रिंकेज हो रही होती है, बिल्कुल सुकड़ जाएगा एकदम से। तो इस टाइम पर सॉलिड है, सॉलिड ही सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद लिक्विड नहीं रहा, वो सॉलिड है लेकिन अभी ठंडा नहीं हुआ, तो जब ठंडा नहीं हुआ तो जब हीट निकलती है तो सॉलिड तो बनेगा ना, वापस श्रिंक तो करेगा ही, तो यहां पर भी श्रिंकेज हो रही है, इसको बोलते हैं सॉलिड श्रिंकेज, श्रिंकेज जहां पर सॉलिड टू सॉलिड कन्वर्जन, ठीक है, ये सॉलिड है फेज इसका। तो दिस इज लिक्विड श्रिंकेज, दिस इज सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, दिस इज सॉलिड श्रिंकेज, ठीक है जी। ये कर्व बनाओ, फिर मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसको बोलते हैं पोरिंग टेम्परेचर, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर, ये एनवायरनमेंट बोल लो, रूम बोल लो, एम्बिएंट बोल लो, कुछ बोल लो,
ठीक है जी। आप ये बनाओ, मैं यहाँ पे इतनी देर में एक डायग्राम सा बनाता हूं। अब देखो, मैंने ये नोट कर लिया आपने, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सर इसमें लिक्विड श्रिंकेज भी हो रही है, उसमें सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज भी हो रही है, इसमें सॉलिड श्रिंकेज भी हो रही है। ठीक है जी, यहां पर लिख देते हैं लिक्विड श्रिंकेज, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज और सॉलिड श्रिंकेज। अच्छा जी, ठीक है जी। अब आप यहाँ पर इस सॉलिडिफिकेशन कर्व में देखिए, एक हो रही है लिक्विड श्रिंकेज, एक हो रही है सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, एक हो रहा है सॉलिड श्रिंकेज। अब आप कहेंगे कि सर जब इतनी सारी श्रिंकेज हो रही है तो जब मोल्टन मेटल डलेगा तो मेरा जो पार्ट बनेगा वो तो बहुत ज्यादा श्रिंक होकर छोटा हो जाएगा, तो मेरे को किस किस तरीके से कितने मेरे को अलाउंस देना पड़ेंगे पैटर्न के ऊपर, है ना। कि भाई जो इस देखो, जब मोल्टन मेटल आप डालते हो कैविटी में श्रिंक हो रहा है, मतलब साइज छोटा हो रहा है ना। तो यहाँ इसके कारण भी छोटा हो रहा है, इसके कारण भी छोटा हो रहा है, इसके कारण भी छोटा हो रहा है। तो सर ये तो बिल्कुल ही छोटा होता रहेगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई पैटर्न के ऊपर कितना अलाउंस देके रखना है, या कौन सी श्रिंकेज के कारण पैटर्न पे अलाउंस देना पड़ेगा। आप समझो भाई, ये श्रिंकेज को कौन कंपेंसेट करेगा। श्रिंकेज का पहले तो ये समझो, श्रिंकेज का क्या मतलब है। श्रिंकेज का मतलब ये है कि कोई चीज श्रिंक कर रही है, छोटी हो रही है डायमेंशन में, ठीक है। तो जब चीजें छोटी हो रही हैं
मुझे फाइनली एग्जैक्ट साइज की चीज चाहिए। तो जब जो जो चीजें यहाँ पे श्रिंकेज आ रही हैं, मुझे उन श्रिंकेज को दूर करना पड़ेगा, तभी मेरे पास एग्जैक्ट फाइनल साइज की चीज बनेगी। मुझे इस वाली श्रिंकेज को भी कंपेंसेट करना है, मुझे इसको भी कंपेंसेट करना है, मुझे इसको भी कंपेंसेट करना है। कंपेंसेट का मतलब इसको दूर करना है, ठीक है। इस श्रिंकेज को हटाऊंगा, पूरा करूंगा, तभी तो जाके मेरे को फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा ना। हटाऊंगा, आप समझ रहे हो? तो श्रिंकेज को मेरे को कैटर करना है। अगर मेरे को 12 mm का, मेरे को अगर 10 mm की चीज चाहिए और मुझे पता है कि भाई जब मैं डालूंगा तो श्रिंक, उसमें श्रिंक करेगा मेटल, तो कैविटी में जब डालूंगा तो श्रिंकेज के बाद कोई चीज यहां भी श्रिंक करी, यहां भी करी, यहां भी करी, तो वो तो बहुत छोटा रह गया, 7 mm का रह गया, 8 mm का रह गया। तो मेरे को साइज बड़ा बनाना पड़ेगा, मुझे श्रिंकेज को कंपेंसेट करना है ताकि मेरे को फाइनल ऑब्जेक्ट सही साइज का मिले। तो अब देख के ये लग रहा है कि सर श्रिंकेज यहां भी आ रही, यहां भी आ रही, यहां भी आ रही, सारी श्रिंकेज को पैटर्न कैसे कवर कर लेगा कि आप अलाउंस देते रहोगे ऐसे? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है, पहले तो ये सॉलिडिफिकेशन कर्व भी पूछ लेता है कि इसके टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, कौन सा ये है, श्रिंकेज के नाम पूछ लेता है, किसमें फेज चेंज होता है ये पूछ लेता है। दूसरा, अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो होता क्या है, इस श्रिंकेज को भी मेरे को कंपेंसेट करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है। अब मेरी बात सुनो, अब आ जाओ इस पर्टिकुलर डायग्राम के ऊपर। ये डायग्राम क्या है? ये डायग्राम दिख रहा है ना? हाँ, ये डायग्राम दिख रहा है। ये डायग्राम दिख रहा है, यहां से एक बेसिकली एक जगह है इस तरीके से कॉनिकल शेप सी मैंने बना दी है, बाद में बताऊंगा क्या चीज है। अभी सिर्फ यहां से मोल्टन मेटल डल रहा है। ये बेसिकली क्या है, ये एक जो मैंने ऐसे बनाया है, ये रास्ता है, इसको क्या बोलते हैं बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ देखो ये कैविटी है, ये जो मैंने ऐसे ऐसे बनाया है ये कैविटी है। सिर्फ जाओ मैं दिखा रहा हूं, बस उतना ही देखो। ये कैविटी है, ये सारी की सारी, इसमें मैंने मोल्टन मेटल डालना है। मुझे फाइनल कास्ट प्रोडक्ट ये चाहिए, ठीक है। ठीक है जी। अब मैंने क्या करा, इस कास्टिंग के या इस कैविटी के ऊपर एक मैंने होल क्रिएट करके एक मैंने ऐसे सिलेंड्रिकल चीज लगा दी, सिलेंड्रिकल चीज लगा दी ऐसे, है ना। और उसको मैंने नाम दे दिया, उसका नाम दे दिया मैंने राइजर, राइजर RISER, राइजर। अब ये क्या है, अब मैं आपको बताता हूं क्या चीज है। जब मैंने मोल्टन मेटल इस रास्ते से डाला तो वो पहले इस जगह पे गया, इधर गया और इधर गया। तो हुआ क्या, मैंने फटाफट ऐसे डाल दिया, डालने के बाद उसने इसको भी फिल कर दिया, इसको भी फिल कर दिया और ऊपर तक फिल कर दिया। ये मैं भी आपको वीडियो दिखाऊंगा एक, ठीक है जी। जब मैंने मोल्टन मेटल डाला पोरिंग टेम्परेचर पे, फटाफट उसने इसको फिल करके, इसको फिल करके, इस वाले ऊपर वाले होल को भी, ये जो भी पाइप है इसको भी फिल करके ऊपर तक, ठीक है जी। अब अब वापस आ जाओ इस डायग्राम पे, फिल कर दिया जी मैंने, फटाफट डाल दिया इसके अंदर से पोरिंग टेम्परेचर पे। अब पोरिंग टेम्परेचर पे कोई चीज है, जैसे ही मैंने डाला वो, इसने बेसिकली जैसे ही मैंने डाला तो इसने इसकी शेप ले ली हल्की सी, उसमें सेटल हो गया मटेरियल, लिक्विड लिक्विड जो मोल्टन मेटल है। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, फेज अभी लिक्विड तो लिक्विड ही है, लेकिन श्रिंक हो रहा है। श्रिंक होने का मतलब क्या है कि उसमें से मटेरियल रिड्यूस हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है। तो जब कोई साइज छोटा हो रहा है, जैसे ही यहाँ पे मटेरियल कम होने लगता है, श्रिंक होने लगता है, तो ऊपर का मटेरियल, ऊपर से मटेरियल नीचे आ जाता है। तो ये इसका साइज थोड़ा, इसका जो स्पेस है थोड़ा सा मटेरियल कम, वहां से ऊपर का लेवल, मतलब जो ये लेवल पानी इसमें मोल्टन मेटल का लेवल है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। आप समझ रहे हो? मैंने ये क्या किया, मैंने मोल्टन मेटल यहां डाला, यहां से यहां आ गया, ऊपर भी भर गया। अब पहले ही फेज के अंदर हल्की सी श्रिंकेज आई, साइज छोटा हुआ, लेकिन मोल्टन मेटल कम हो गया। कम हुआ तो उस मोल्टन मेटल जो श्रिंकेज आई, इसके कारण, लिक्विड के कारण, उसको किसने कंपेंसेट कर दिया? इस पर्टिकुलर राइजर ने। इस राइजर ने थोड़ा सा मोल्टन मेटल अपना इसने अपना लेवल नीचे कर दिया, और जो मटेरियल जितना एक और चाहिए था उसने उसको भर दिया। आप समझ रहे हो? ये पॉइंट समझ आया कि नहीं? पहले मेरे को ये बताओ कि भाई जब मैंने लिक्विड मोल्टन मेटल डाला, जैसे ही श्रिंकेज हुई, साइज छोटा हुआ, थोड़ा सा मोल्टन मेटल की जरूरत पड़ी, तो मोल्टन मेटल ऊपर से आ गया नीचे, तो ऊपर का लेवल हल्का सा नीचे हो गया। भाई मेरे को श्रिंकेज को कम करना है, मेरे को श्रिंकेज को हटाना है। जितना मटेरियल उसने श्रिंक किया है, तो मेरे को मेटल और चाहिए, मोल्टन मेटल और चाहिए होगा ना उसको वापस उसी साइज में लाने के लिए। तो और मोल्टन मेटल आ कहां से रहा है? ये ऊपर से नीचे आ जाएगा। ये पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं? बता दो यार।
यार अब आप लोगों के आंसर नहीं निकल रहे हैं, वैसे आप धड़ा धड़ लगे ही रहते हो। अरे यार वो धीरज, कैविटी कौन सी है, सिलेंड्रिकल है, शेप शेप की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि भाई मेरे को कैविटी का मटेरियल, कैविटी में जो मेटल है वो श्रिंक हो रहा है, ठीक है। अब वो श्रिंक हो गया, साइज उसका छोटा हो गया, मुझे मटेरियल और चाहिए भरने के लिए, तो कोई जगह से तो मटेरियल आएगा ना जो उस जगह को भरेगा। तो वो जगह ये है, वो साइज क्या है, शेप क्या है, वो भी मैं बात नहीं कर रहा राइजर की। मैं तो सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं कि भाई जब ये मटेरियल श्रिंक कर रहा है, थोड़ा सा मोल्टन मेटल कम हो गया, तो कोई जगह तो कोई बंदा तो चाहिए ना जो इसके मेटल को पूरा करेगा, उस जगह को भरेगा। तो वो ये बंदा है, वो इसका नाम है राइजर। ये अपना मटेरियल थोड़ा सा नीचे ले आएगा तो इसके पाइप का लेवल कम हो गया, तो कम हो गया तो इस श्रिंकेज को, लिक्विड श्रिंकेज को किसने कैटर कर लिया, किसने कंपनसेट कर दिया, इस राइजर ने। क्योंकि ये भी सेम मेटल का भरा हुआ है, तो इस राइजर ने क्या करा, थोड़ा सा अपना मटेरियल नीचे आ गया और अब इसका लेवल थोड़ा सा कम हो गया। तो भैया लिक्विड श्रिंकेज को तो इसने कवर कर लिया। अब उसके बाद अभी लिक्विड से सॉलिड है फेज, अभी सॉलिड हुआ नहीं है, लिक्विड से सॉलिड है, थोड़ा सा फिर श्रिंक हुआ, थोड़ा सा फिर श्रिंक हुआ, तो राइजर ने फिर अपना थोड़ा सा मटेरियल इसमें डाल दिया, तो राइजर का लेवल थोड़ा सा और कम हो गया। तो क्वेश्चन यहां से ये आता है कि भाई साहब लिक्विड श्रिंकेज और सॉलिड श्रिंकेज के कारण जो दो श्रिंकेज आ रही हैं उनको कौन कंपेंसेट करता है, उनको कंपेंसेट करता है भाई साहब राइजर। राइजर ही वो ऐसी चीज है, राइजर क्या बाद में ढंग से देखेंगे, ये राइजर की डेफिनेशन भी बाद में देखेंगे, शेप वगैरह सब बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ आपको मैं इतना बता रहा हूं कि ऐसा कौन सा बंदा है, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो लिक्विड श्रिंकेज को और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज को कंपेंसेट कर रही है या कैटर कर रही है, वो है राइजर। क्योंकि जब शुरू में पोरिंग टेम्परेचर पे आपने डाला लिक्विड मोल्टन मेटल, थोड़ा सा मटेरियल श्रिंक हुआ तो इसने अपना मटेरियल नीचे दे दिया जी, ठीक है। उसके बाद लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, अभी सॉलिड हुआ नहीं है, सॉलिड में जा रहा है, तब थोड़ा सा श्रिंक हुआ, तब भी ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है जी। अब उसके बाद जब कोई चीज सॉलिड बनी गई भाई साहब, अब ये मटेरियल ही सॉलिड बन गया, अंदर ये सॉलिड बन गया, ये सॉलिड बन गया, तो जब ये सॉलिड ही बन गया तो ये उससे मटेरियल अब लेगा कैसे, ले ही नहीं सकता। अब तो सॉलिड बन गया ना भाई, कोई चीज सॉलिड बन गई उसके अंदर मैं मटेरियल डालूंगा कैसे, जब तक वो लिक्विड फेज में है तब तो मटेरियल कम हुआ, श्रिंक हुआ, तब तो मैंने डाल दिया। लिक्विड से सॉलिड में आ रहा तब मटेरियल कम हुआ, तब भी मेरे ऊपर से मिल गया। उसके बाद जब ये बनी सॉलिड गया, तो अब जो सॉलिड के कारण श्रिंकेज आ रही है, सॉलिड बन गया लेकिन श्रिंक फिर भी कर रहा है, तो तब राइजर पिक्चर में नहीं आएगा, क्योंकि राइजर खुद भी तो सेम मोल्टन मेटल का है, वो ये खुद भी तो इसके अंदर मटेरियल है, वो सॉलिड बन जाएगा। आप समझ रहे हो कि नहीं कि भाई साहब ये लिक्विड श्रिंकेज और सॉलिड श्रिंकेज तक तो राइजर की अवेलेबिलिटी थी, राइजर वो मटेरियल को पूरा कर देता था जो मोल्टन मेटल चाहिए। उसके बाद जब वो इस फेज में आया, वो जब सॉलिड ही बन गई कोई चीज, उसके अंदर लिक्विड डालोगे कैसे, और वो डाल भी नहीं पाएगा क्योंकि वो खुद भी सॉलिड बन जाएगा, क्योंकि खुद भी तो सेम ही मोल्टन मेटल है। ये पॉइंट समझेगा नहीं, ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जब वो कोई चीज लिक्विड है, उसका मटेरियल कम हुआ, वो श्रिंकेज आई, तब तो आपने यहां से कवर कर दी उसकी श्रिंकेज, ठीक है जी। उसके बाद यहां पे श्रिंकेज आई, तब भी आपने कवर कर दी, ऊपर से मटेरियल डाल दिया। जब वो चीज सॉलिड बन गई तो उसके अंदर वो तब जो सॉलिड बनने के बाद उसके अंदर श्रिंकेज आ रही है, वो नहीं कवर करेगा ये राइजर, क्योंकि ये तो खुद भी सॉलिड बन जाएगा, है तो सेम ही मोल्टन मेटल ना, ठीक है। अब फिर बात आ जाती है कि सर ठीक है कोई बात नहीं, आपने हमें बता दिया कि भाई ये दोनों जो हैं लिक्विड श्रिंकेज और सॉलिड श्रिंकेज को तो राइजर कवर कर लेगा, कंपेंसेट कर देगा। तो अब सॉलिड में बनने के बाद राइजर का रोल ही नहीं रहा, क्योंकि राइजर सॉलिड बन गया खुद भी, और ये भी जो है आपकी कास्ट ऑब्जेक्ट है वो भी सॉलिड बन चुकी है। लेकिन सर जब सॉलिड बन गया है, सॉलिड 750 से रूम टेम्परेचर पे आ रहा है, तब भी तो श्रिंक कर रहा है ना, तो सर तब वाली श्रिंकेज को कौन कवर करेगा, तो उस वाली श्रिंकेज के लिए हम पैटर्न पे अलाउंस देते हैं। पैटर्न पे अलाउंस, इस श्रिंकेज को कौन कवर करता है, पैटर्न। तो पैटर्न पे जो अलाउंस दिया जाता है इस पर्टिकुलर केस के अंदर, वो सिर्फ इस वाली श्रिंकेज के लिए दिया जाता है।
बाकी दोनों श्रिंकेज के लिए अलाउंस पैटर्न पे नहीं दिया जाता, क्योंकि वो अलाउंस तो भाई साहब राइजर ही कवर कर लेता है। तो सॉलिड श्रिंकेज के लिए लिखूंगा मैं कंपेंसेटेड बाय प्रोवाइडिंग, ये मैं दोबारा लिखता हूं अगले पेज पे, जो आपकी सॉलिड श्रिंकेज, दोबारा से सारा लिख देता हूं। पहले कौन सी श्रिंकेज है? लिक्विड श्रिंकेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। अब यहां पर टेक्निकलिटी हल्की सी थी समझने में, श्रिंकेज। फिर आगे आपकी सॉलिड श्रिंकेज। अब ये दोनों तो भैया कंपेंसेट कर देगा, कंपेंसेटेड बाय राइजर ओनली, बाय राइजर। जब राइजर ने ही इसकी जरूरत पूरी कर दी है, तो जब राइजर ने इस श्रिंकेज की जरूरत पूरी कर दी है, इस श्रिंकेज को मिटा दिया है, तो भैया अलाउंस देने की जरूरत ही नहीं है इन दोनों के लिए। तो अलाउंस का मतलब क्या है कि भाई एक्स्ट्रा डायमेंशन देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो श्रिंकेज है ये तो भैया राइजर पूरी कर देगा। लेकिन ये वाली जो श्रिंकेज है ये राइजर पूरी नहीं कर सकता, तो इसके लिए मुझे अलाउंस देना पड़ता है। कौन सा अलाउंस? श्रिंकेज अलाउंस। वो कहां पे दिया जाता है? वो पैटर्न पे दिया जाता है कि भाई पैटर्न पे चलो इन दोनों की तो जरूरत नहीं है, ये तो अपने आप ही वो देख लेगा। मेरे को तो थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा डायमेंशन जो पैटर्न पे देनी है, मान लो 10 mm का पैटर्न है, मैं 2 mm एक एक साइड देके अपना काम एक जितनी भी देनी है वो देके अपना काम चला लेता हूँ। मेरे को तो सिर्फ पैटर्न इस श्रिंकेज को देखना है, तो मैं सिर्फ इतनी अलाउंस दे देता हूँ। अलाउंस देने का मतलब एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐसे थोड़ी बन जाती है। किसी चीज को एक्स्ट्रा बनाना है तो मटेरियल पे तो लगता है ना, तो अब हर चीज के लिए मटेरियल लगेगा तो पैसे भी तो बढ़ते हैं। तो इस पे तो मटेरियल लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस पे अलाउंस देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो भैया कवर कर देगा राइजर। लेकिन ये वाला जो श्रिंकेज आ रही है इसको राइजर कवर ही नहीं कर पा रहा, तो अब साइज तो छोटा हो गया, तो एग्जैक्ट साइज करने के लिए फिर मेरे को कहीं ना कहीं अलाउंस तो देना पड़ेगा ना। तो वो अलाउंस मैं देता हूं भाई कंपेंसेटेड बाय प्रोवाइडिंग श्रिंकेज अलाउंस ऑन पैटर्न। अब इस श्रिंकेज को कवर करना है तो अलाउंस देना पड़ेगा। कौन सा अलाउंस? वो है श्रिंकेज अलाउंस। श्रिंकेज अलाउंस, और देते कहां है? पैटर्न के ऊपर, ऑन पैटर्न। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर पूछता है वो आपसे पेपर में कि भाई साहब ये बता दो कौन सी श्रिंकेज कौन कंपेंसेट करता है, कौन सी श्रिंकेज कौन, तो राइजर कौन कौन सी कर लेता है, ठीक है, पैटर्न कौन सी करता है, ऐसे श्रिंकेज अलाउंस पैटर्न पे, ठीक है। कौन सी श्रिंकेज कवर होगी? सॉलिड श्रिंकेज, ठीक है जी। आई थिंक ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब ठीक है सर, श्रिंकेज अलाउंस दे तो देंगे, तो लेकिन दिया कैसे जाता है? दिया जाता है बेसिकली लीनियर डायमेंशन में। ऐसे लिखते हैं, ये पॉइंट लिखो कि श्रिंकेज अलाउंस अप्लाइड इन लीनियर डायमेंशंस। कैसे अभी दिखाता हूं, क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा करके, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है आपका श्रिंकेज अलाउंस का। लीनियर डायमेंशन, जैसे मैंने आपको वो 100/50 का साइज लिखा है, ठीक है। अब मैंने अगर उसमें अलाउंस दे दिया पैटर्न पे, तो 102/102/52 का बना दूंगा, तो यानी कि हर लीनियर डायमेंशन में मैंने थोड़ा सा अलाउंस दे दिया, ठीक है जी। अब उसके बाद इसको कैसे मेजर या कैसे क्वेश्चन पे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है बेसिकली मेजर्ड और एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज में किया जाता है।
एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, या परसेंटेज वॉल्यूम भी लिख देता है, या परसेंटेज उसमें भी कह देता है लीनियर डायमेंशन में। ठीक है, ये ऐसे कहेगा क्वेश्चन में कि भाई ये कास्टिंग है। अब जब वो वर्ड यूज करता है ना कास्ट या कास्टिंग, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे को एक्चुअल साइज चाहिए, ये मेरा फाइनल साइज है। ठीक है, तो आपको कभी कभी तो पहले तो बच्चों को यही नहीं क्लियर होता कि भाई ये कास्टिंग क्या चीज है और ये पैटर्न क्या चीज है। तो कास्टिंग आपको वो चीज, वो साइज चाहिए जो एग्जैक्ट साइज है, जो आपको फाइनल प्रोडक्ट चाहिए। कास्टिंग, कास्ट ऑब्जेक्ट, उसका साइज 100/100/50 चाहिए मान लो। ठीक है जी, क्वेश्चन में कहता है कि भाई साहब 2% श्रिंकेज है, सॉलिड इसकी श्रिंकेज, सॉलिड श्रिंकेज ये वाली। ठीक है, तो 2% सॉलिड श्रिंकेज है, वो कह देता है। अब वो इतना लिख दे 2% सॉलिड श्रिंकेज है, तो इसका मतलब है कि हर डायमेंशन में 2-2% लेना है। जब तक वो ये मेंशन ना करे कि 2% श्रिंकेज पूरे वॉल्यूम पे है, तब तक वो हर डायमेंशन की, अपने आप समझो अगर वो ये लिखता है कि 2% सॉलिड श्रिंकेज, इस पे क्वेश्चन करेंगे, अभी क्लैरिटी मिल जाएगी। इसका मतलब है कि हर साइड पे वो 2-2% आपको पैटर्न का साइज बढ़ाना पड़ेगा। और अगर वो कह दे 2% पूरे वॉल्यूम पे है, तो यानी कि पूरे वॉल्यूम की बात कर रहा है। और जब तक ना कहे तब तक है कि वो इंडिविजुअल साइज की साइड की बात कर रहा है। ठीक है, अब ये इस पे न्यूमेरिकल कैसा बनता है? अभी तक तो पहले मेरे को ये बताओ कि ये समझ में आया कि सॉलिडिफिकेशन कर्व क्या है, उसके बाद सारी श्रिंकेज समझ में आई, उसके बाद ये श्रिंकेज और सॉलिड श्रिंकेज में फर्क समझ आई। ये पॉइंट बताओ मेरे को, क्लैरिटी है कि नहीं? क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं अगले पेज पे। यार मैंने आपको एक वीडियो भी दिखानी है, मैं ऐसा करता हूं, 1:40 हो रहे हैं, मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं, और इस पे जो न्यूमेरिकल है, वो 2 न्यूमेरिकल है, वो मैं कल देखता हूं। ठीक है, और फिर आपको मैं पहले एक वीडियो चला देता हूं, थोड़ा सा एंजॉय भी कर लो यार। कहाँ है वो वीडियो? अब इस वीडियो में हमने क्या देखना है? इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि भाई साहब वो आपको दोनों कास्टिंग का एक प्रोसेस समझाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ वर्ड्स वो यूज कर लेगा कि राइजर, रनर, गेट, उन सब चीजों पे अभी मत जाना। जितना एक मैंने अभी समझाया है कि भाई कोब ट्रैक क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, कास्टिंग क्या होती है, या वो कैसे दोनों अलग करके फिर वो डालेगा, मोल्डन मेटल डालेगा, कास्ट प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, वो देखते हैं। ठीक है, एक बार देखो कि प्रोसेस चलता कैसे है, और साथ साथ में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, कहाँ है इसकी एक वीडियो? पहले तो ये देखते हैं कि भाई कोप और ड्रैग पैटर्न क्या है, इसको चलाएं। एक मिनट, ये किधर से चलेगी? अच्छा, चल ही रही है, ये देखो। ये देखो, ये तो बाद में मैं दोबारा चलाता हूं। अभी पता नहीं चला आपको? यार ये कहाँ से वो होता है? चलो मैं आपको ये वाली वीडियो दिखाता हूँ, इसको देखो।
ये प्ले क्यों नहीं हो रही? एक सेकेंड गाइस, आई नीड टू आस्क सर, ये चल क्यों नहीं रही? एक सेकेंड। सॉरी यार, कुछ एक था, मैं अब चला के दिखाता हूँ आपको, है ना। ये पहले मोल्टर मेटल को, ये देखो ये क्या करेगा। देखते हैं हम ये क्या कर रहा है। चलो अब देखते हैं क्या कर रहा है। ये देखो, इसने दो ये चीजें ली, एक का नाम है कोप, एक का नाम है ड्रैग। ठीक है, इसको ड्रैग बोलते हैं और ऊपर वाले को कोप बोलते हैं। साउंड कर दूं क्या? देखें क्या कर रहा है। You mould two parts separately and they locate together using pins in the same way that the pins locate the boxes in the flask. We've already thought about we have a cylinder. This can be overcome by splitting the... Some more complex shapes are difficult to take out of the sand. Even a simple cylinder, once you've buried it in the sand, you wouldn't be able to remove it without breaking the sand. Or if you were trying to draw it out vertically, it would break the mould unless you put a taper on it, and then you wouldn't have a cylinder. This can be overcome by splitting the pattern. ये देखो, ये पैटर्न है, पैटर्न को इसने स्प्लिट पैटर्न है, and they locate together using pins. ये पैटर्न को इसने स्प्लिट करके रखा हुआ है सो दैट कि भाई ये जब बाद में उसमें सैंड में डाले तो एक पूरा का पूरा इसने इसलिए नहीं डाला कि मोल्डिंग सैंड खराब हो जाएगी, तो इसने इसको स्प्लिट कर रखा है। In the same way that the pins locate the boxes in the flask. देखो क्या करता है। Thought about using a split pattern so that we can take the two halves separately. But how can we produce the whole through the middle
without having to drill it out. In industry, obviously producing something and having to machine it off the metal away is time consuming and cost consuming. So producing it with the hole already in place is an advantage. So we're going to use a pattern. Again, it's a split pattern, but it forms together to produce the outside shape. But it has these locating bosses on the ends, which are known as core prints. They're painted black because that's a visual clue to the people in the foundry. ये जो साइड में चीजें ब्लैक कलर की दिखा रहा है बाद में बताएंगे क्या है. So if we take the coat off the top of the flask and set that to one side and turn over the drag, we often refer to that as an inverted drag, and add the first part of the pattern. One side has locating pins, so it sits flat. We'll use the side with the holes face down in the moulding box. This has been set so that nothing touches the sides of the moulding box, and there's a space in the corner for us to complete the moulding work. We give a quick sprinkle of parting powder, and it's just used to help remove the pattern from the sand when we're opening the mould. Because the sand has oil, you may want to wear gloves to protect your hands or use a barrier cream, particularly if you're using reclaimed second-hand sand. We start off by sprinkling the sand. ये देखो इसने सैंड डाल दी. Just like making एक डेमो दे रहा हूँ मैं आपको, बस थोड़ा सा आइडिया लगे कि कास्टिंग क्या होती है. Never fill it in one go. If you fill it in one go, you'll be able to form a very hard surface where you need the strength of the mould around the pattern will be compromised. So we just use our fingers to press the sand down to hold the pattern in place. The sand now needs to be rammed down more tightly. अब ये रैमर यूज कर रहा है, हैंड रैमर. With a flat end on one side and a tapered end to get into corners. I find these are sometimes too large with the small boxes that we're using. Just a piece of broom handle with a tapered end works particularly well. The tapered end is used to get into the corners. You don't need to go crazy. It's not competition for the world's strongest man. You just add 2 more layers of sand, build it up. It might make 2 or 3 layers as the sand compresses down. We now need to level off the sand, and that's just done with a piece of bark. The process अब ये इसकी लेवलिंग कर रहा है. known as strickling. So the tool we use is known as a strickling bar. And if we use a sawing action, take it off piece at a time, we end up with a nice flat, firm surface. And turn things back over. ये देखो पैटर्न उल्टा करके पहले रखना पड़ेगा ना. Pattern surrounded by sand. We can just run our fingers to make sure that it is firm. That won't do it any harm at all. We now take the second part of the pattern and locate that in place. We add the cope, को ऊपर रखा. the parting powder. This time the parting powder serves 2 processes. First, to release the pattern from the sand and also to stop the 2 layers of sand from sticking. We need to find a way to introduce the metal into the cavity of the mould. We do that by adding a runner. If we were doing the pattern which needed it, or if you were doing an educational course, you would always need to talk about having a riser, which is a second channel on the opposite side. For this particular task, we only need to have a runner. I use this tapered wooden pin, known as a screw pin, and I place it in the corner of the box. If it touches the pattern, it will damage the anchor. If it touches the flask, the heat from the molten metal will sink out and it will start to solidify before it has completed the task. Repeat the process. Mary Berry would be proud of me doing this. Pressing the sand down and using the ramming tool again to firm the sand. The ramming tool doesn't fit down into the corner, but that doesn't matter. You can use any old thing. I'm using the strickling bar. The sand on the second box, the cope, doesn't need to be quite so firmly rammed as in the drag. We use the strickling bar to sprinkle off the top best we can. And then to remove the screw pin, we just give it a tap, twist it, and because it's tapered, it releases easily out of the sand. I'm going to use a trowel, take the top off around the boring hole, and make sure there's no loose sand, which will wash into the mold. We also produce something called a pouring basin.
which makes it easier to core the metal. It gives you a larger target, but it also reduces the flow rate of the metal going into the mould, so you get less erosion of the sand as you pour. Good practice is to add some vent holes just by pressing in a piece of wire. ये वायर से होल कर रहा है ताकि गैसेस एंट्रैप ना हो. And any small amount of smoke that may be produced by oil burning out. So we can split the two halves of the flask. The patterns now need to be taken out. Just by giving them a gentle tap, and then lift अब इसने निकाल लिया, देखो पैटर्न. the pattern cleaning out. We've got a good impression in the sand. The same with the top half. That's come out quite well. There's a little bit of looseness there. Nothing to worry about. That can be repaired. ये कैविटी बना दी इसने. See, there's a small impression on the sand left by the screw bit. That gives us a good indication of where we cut a small bowl. The final piece of molding work we need to do is to cut a gate. We know what a gate is. It's where you go into something, working away from the mold cavity. And we need to ensure that there is no loose sand. A good way of doing that is to blow. And it's sensible to pop a pair of goggles to make sure that nothing blows back into your eye. So that is the basic mould produced. We just need to produce the core to lay across so that we can form the hole through the middle of the casting. We use the two-part block, introduce sand, poke it down, and ram it to give it some strength. Make sure it's full, trim the top, and then by giving it a tap, you should release the core, you should carefully lay across the prints. The two halves go together, again just checking for loose sand, locate a pin, put it together, and that's ready for pouring. Because we're going to be using molten metal, we're going to have a bit of health and safety going on. A leather apron saves any splashes to the body, suitable gloves, and finally a full face visor to keep things nice and tidy. So after a break of 5 to 10 minutes, we now have a pot of molten metal. I'll just turn the burner off. Nice long tongs, so that I'm well away from the heat. ये मोल्टर मेटल लेके आ रहा है. Just rest it, move the tongs down, and then pour the metal into the pouring basin so that it gently flows. ये जो बेसिन जिसको बोला है, इसको बोलते हैं पोरिंग बेसिन, जहाँ से पोर करते हैं. ये देखेंगे बाद में. Slightly convex when you first pour it, but as things cool down, the casting contracts, the metal will feed in, and you'll see it becomes concave and dips in the middle of the runner. It may be that you need to provide surplus metal within the mould so that it will keep feeding. You might have to add maybe up to 50% more metal to the mould that you're going to use in your final casting. Okay, so we've let the mould cool down for 10 or 15 minutes. So hopefully, when we open it up, we'll have the magic of a decent casting in there. It's filled well on the bottom part of the mould. Because we've only used the low temperature metal, the sand hasn't really been compromised. We can then break out casting. It is still hot. You still have to be remembering that it will hurt you if you pick it up. And then we can just take the sand from the core, poke that out, and there we have the whole right through the casting, and it's come out and quite nicely aligned on the joints. We just have to cut the screw off and the shape of what we're doing. The two slices that go on the outside of the sandwich, one has got text, it has to be mirror.
अब एक बार इसको देखते हैं क्या है। ये अब आपको आराम से दिख रहा होगा। कोप एंड ड्रैग, मेटल फिल करा, ओ सॉरी सैंड भरी, बॉक्सेस को वो करके पैटर्न को रिमूव कर दिया। ठीक है जी, अब एक दूसरे के ऊपर रख के ये देखो उस होल में गया, ये यहां तक ऊपर आ जाएगा। ये देखो ये यहां से पार्ट आपका बाद में निकाल लिया और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको रिमूव कर दिया। ये लो, ठीक है, ये आपका चीज तैयार है। तो कुल मिला के भाई साहब बात ये है कि आपने एक अब ये देख लिया कि ओवरऑल एक कास्टिंग होती क्या है, कि भाई कैसे चलती है, क्या कोप एंड ड्रैग है, क्या दोनों हाफ्स हैं, कैसे उसमें सैंड डाली जाती है, फिर पैटर्न डाल के उल्टा करके और उसमें वो करा जाता है, पैटर्न को भी स्प्लिट करके रखा जाता है दोनों हाफ्स में। ठीक है, फिर उसके बाद मोल्डिंग सैम रैम की जाती है, फिर उसके बाद निकाल के पैटर्न फिर मोल्डन पैटर्न डाला जाता है और फिर बाद में उसको सॉलिडिफाई करके निकाल लिया जाता है। ये एक वीडियो से अब कुछ एक आइडिया लगा हल्का सा कि भाई कास्टिंग क्या होती है। थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा। बता दो। ठीक है, तो यार ये एक ओवरऑल वो था, एक पिक्चर थी कास्टिंग की। ठीक है, अब कल ये जो श्रिंकेज अलाउंस है इसको देखेंगे, इस पे 2 न्यूमेरिकल कल कराऊंगा। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही है और एंजॉय करो और इसको रिवाइज कर लो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टीडीएस मतलब मुश्किल यार, टीडीएस टास्क बोलते हैं ना यार, दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क, इट्स नॉट इजी, वहां यूज करते हैं टीडीएस। चलो ओके, विल मीट यू टुमारो।